पार्ट 3 की। तो आज हम इसके कुछ लिमिटेड से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वृद्धि के सिद्धांतों के बारे में कर लेते हैं कि कल हमने जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ा था भाई, विकास के सिद्धांत। तो आज हम कर लेते हैं क्या, वृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, आज हम क्या कर लेते हैं, वृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, वृद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ के प्रिंसिपल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है समानता का सिद्धांत। सबसे पहले है समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक है, RESEMBLANC। ठीक है, RESEMBLANC। स्पेलिंग इधर उधर हो भी जाए ना तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, ऑब्जेक्टिव पेपर आना है। ठीक है, वर्ड बता रही हूं मैं, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चा क्या होता है भाई, एक दूसरे से समान होता है। मतलब समानता का सिद्धांत, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपनी माता पिता के हूबहू होते हैं, मतलब कुछ बच्चे बिल्कुल माता पिता के समान होते हैं, गुणों में भी, शक्ल सूरत में भी, हर चीज में। तो जब बच्चा माता पिता के समान होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। जब बच्चा क्या होता है भाई, माता पिता के समान होगा हर तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। थ्योरी ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब जब बच्चा अपने माता पिता के बिल्कुल समान गुणों से उत्पन्न होता है, जैसे कहते हैं ना, आलू से आलू ही उत्पन्न होगा, टमाटर से टमाटर ही उत्पन्न होएगा। तो ये मतलब करके देखा साइकोलॉजिस्ट ने कि एक आलू लगाया तो आलू उत्पन्न हुआ, एक टमाटर लगाया तो टमाटर उत्पन्न हुआ। तो इससे कहते हैं भाई जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान भी हो सकती है। लेकिन आपने देखा है कई बार बच्चे बिल्कुल विभिन्न होते हैं, माँ बाप से बिल्कुल अपोजिट भी हो जाते हैं। तो जब बच्चे माँ बाप से अपोजिट हो जाते हैं तो उसको हम विभिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, विभिन्नता का सिद्धांत। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ डिसिमिलरिटी। इसका मतलब, डिसिमिलरिटी का मतलब क्या है, विभिन्नता। विभिन्नता मतलब क्या है, विभिन्नता मतलब ये है कि आपके बच्चे आपसे बिल्कुल अपोजिट है। आपने सुना होगा कई बार ये बोलते हैं, यार पापा तो इतना शरीफ है, लड़का इतना छटा हुआ बदमाश है, कहाँ से आ गया तू इस घर में, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये जो सीन होता है, मतलब डिसिमिलरिटी का मतलब जब आप गुणों में बिल्कुल अपने माता पिता से भिन्न होते। देखो, एक थ्योरी होती है डिसिमिलरिटी और एक थ्योरी होती है रिग्रेशन टाइप में। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना प्रतिमान का सिद्धांत, प्रति मतलब एक तरह से रिग्रेशन, पीछे की अवस्था में लौटना, एडजस्टमेंट वाली क्वालिटी के अंदर पढ़ा था रिग्रेसमेंट। तो उसी तरीके से एक होता प्रत्यागमन, इसको ना ध्यान से समझना, प्रत्यागमन, इन दोनों में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन समझिएगा, एक है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, एक है थ्योरी ऑफ विभिन्नता, थ्योरी ऑफ डिसिमिलरिटी। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है, इस विभिन्नता के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे की शक्ल सूरत माँ बाप से भिन्न होती है। जैसे कई बार एक बच्चे की शक्ल ना पापा से मिलती ना मम्मी पे मिलती, तो ये लोग ये नहीं बोलते, यार ना तो तू अपने बाप पे गया, ना तू अपने माँ पे गया, तू किस पे गया है, मतलब नाना पे गया, दादके पे दिया गया, पता नहीं किस पे गया है। तो ऐसे जो बोलते हैं ना, पता नहीं किस पे गया है, तो वो होता है विभिन्नता का सिद्धांत। जब आपकी शक्ल सूरत किसी भी एंगल से मैच ही नहीं करती तो वो विभिन्नता का सिद्धांत होता है। ठीक है, वो क्या होता है, विभिन्नता का सिद्धांत होता है। रिग्रेशन थ्योरी क्या होता है, जब आपकी क्वालिटीज मैच नहीं होती। तो डिफरेंस याद रखना, रिग्रेशन थ्योरी होता है जब आपकी क्वालिटीज मैच नहीं होती, मतलब आपका क्वालिटी इन द सेंस कि पापा बहुत शरीफ और बेटा बहुत बदमाश, सारा घर पढ़ाकू पढ़ाकू किस्म का और उसमें एक बच्चा बन गया गुंडा बदमाश। तो ये जो सीन होता है इसको बोलते हैं प्रत्यागमन। तो प्रत्यागमन में क्या होगा, गुणों में विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा गुणों में विपरीत होगा, ये फिजिकल होते हैं। यहाँ पर शक्ल में सेम होना और शक्ल में अलग अलग होना, तो इसको रिजेम्बलेंस और डिसिमिलरिटी की थ्योरी बोलते हैं। और जब गुणों में अलग होते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, तो जब गुणों में अलग होते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, कुछ और सिद्धांत हैं, मैंने शॉर्ट में आज की क्लास लिखी ली ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें बतानी है इस क्लास की। मेन क्लास तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो ही चुकी है। देखिए, कुछ और सिद्धांत हैं, मतलब इन मेन सिद्धांतों के अलावा कुछ और भी सिद्धांत हैं, उनको देखिएगा एक बार।
कुछ और सिद्धांत हैं, इनको देखिए। एक है थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जिसको आप बोलते हैं वंशानुक्रम का सिद्धांत। एक है थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जिसको आप बोलते हो वंशानुक्रम का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है, इसको बीजमैन ने दिया था। जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है, मतलब बीजमैन ने दिया था वंशानुक्रम हेरिडिटी थ्योरी। तो बीजमैन ने क्या कहा था? बीजमैन इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। बीजमैन एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। तो बीजमैन क्या कहता है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी आपका विकास जो है ट्रांसफर होता रहता है, मतलब कहते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे आपने सुना होगा, ये बोलते हैं यार मेरे पापा को भी शुगर थी, मुझे भी शुगर हो गई, मेरी मम्मी को भी शुगर हो गई। तो ये जो चीजें हम बोलते हैं ना कि यार उसको भी ऐसा था, इसको भी ऐसा है और इसको भी ऐसा हो गया, तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। जब इस तरीके से आपसे कोई भी पॉइंट आए कि उसको भी ऐसा ही था, उसको भी ऐसा ही था, सबको ऐसा ही था मेरे घर में, तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो नाम से ही क्लियर है बीजमैन, कि एक बीज जो है, कहते हैं ना हर अवस्था में एक बीज जो है वो अलग अलग हो रहा है, हर अवस्था में एक बीज जो है बदल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किससे रिलेटेड है भाई? बीजमैन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बीजमैन से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट, बीजमैन ने एक बात और भी कही थी, मतलब बीजमैन ने अपनी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के अंदर एक बात और भी कही थी। क्या कही थी? उपार्जित गुणों का असंचरण। ध्यान से सुनिए, उपार्जित गुणों का असंचरण, नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेनिंग। इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर क्वालिटीज। नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर ट्रेड्स या क्वालिटीज, कुछ भी लिख सकते हो। उपार्जित गुणों का असंचरण, उपार्जित गुणों का असंचरण। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। बीजमैन कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई गुण हमारा संचरित होता रहता है, लेकिन वो गुण संचरित होता है जो हमारे अंदर जन्मजात था। जैसे कि कहते हैं ना, मेरे घर में सारे मंदबुद्धि हैं तो सारे ही मंदबुद्धि हैं, मेरे घर में सारे इंटेलिजेंट है तो मेरे घर में सारे ही इंटेलिजेंट है, तो मेरे घर में सबको शुगर थी तो सबको शुगर है, सब हार्ट अटैक से मरे हैं तो सब हार्ट अटैक से मरे हैं। तो इस टाइप के जो गुण आपस में परिवर्तित हो रहे हैं, तो बीजमैन के सिद्धांत से वो हेरिडिटिकल फॉर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन बीजमैन थोड़े से दिन बाद आके ये बोलता है कि कुछ गुण हमारे एक्वायर होते हैं, कुछ गुण, मान लो अब टीचिंग का गुण है वो मैंने पैदा किया, वो मेरा अपना गुण है, मतलब मेरा तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थे तो कहीं ना कहीं मैं भी टीचर हूँ, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर तो टीचर नहीं है ना, शी इज जीएसटी सुप्रिटेंडेंट इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो शी इज नॉट टीचर। तो इसका मतलब ये जो टीचिंग का गुण है ये मैंने अपने अंदर जगाया है, ये मेरा गुण है। तो जरूरी नहीं है ये गुण बच्चों में भी पैदा हो, ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है कि ये गुण बच्चों में भी पैदा हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, चीजों को समझना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, इन शॉर्ट रिवाइज करती हूँ। हेरिडिटी की थ्योरी, पहले सिद्धांत में कुछ था ही नहीं, समानता, समान शक्ल सूरत है आपकी और आपके पेरेंट्स की तो समानता का सिद्धांत है। विभिन्नता, जब आपके और आपके पेरेंट्स की अलग अलग शक्ल है तो विभिन्नता का सिद्धांत है। प्रतिगमन, रिग्रेशन थ्योरी में जब आपके गुण आपके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हैं तो वो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन है। जब आपके गुण आपके माता पिता से बिल्कुल अलग हैं तो डेट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। वहां तक बिल्कुल सिंपल थे। चौथा सिद्धांत हमने कौन सा पढ़ा भाई? चौथा सिद्धांत हमने हेरिडिटी का क्या पढ़ा, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत होता है, जो मतलब हेरिडिटी का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, जिसके अंदर आपकी कोई भी जो एक क्वालिटी होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। फिर थोड़े से दिन के बाद बीजमैन कहता भाई कुछ ऐसी भी क्वालिटी होती है जो हमने खुद अचीव की है, वो क्वालिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होती। तो उस सिद्धांत का फिर इसने क्या नाम रख दिया भाई? उपार्जित गुणों का असंचरण, नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर क्वालिटीज, ठीक है। एक्वायर ट्रेड्स कह सकते हो, एक्वायर क्वालिटीज कह सकते हो। जैसे उसने एग्जांपल दिया, एक चूहा है उसकी पूंछ काट दी, एक चूहे की पूंछ काट दी, अगला जब उसको चूहे को बच्चा पैदा हुआ तो पूंछ कटे हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो सही बच्चा पैदा हुआ। तो पूंछ तो उस चूहे की कटी थी ना, तो उसका रिजल्ट दूसरे पे जरूरी नहीं है पढ़ना। टीचिंग मैंने शुरू करी है ना, जरूरी थोड़ी ना मेरे बच्चे टीचर बने, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं टीचर बनेगा मेरा बेटा तो पता नहीं क्या बनेगा, ठीक है, गेमर बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे गुण ट्रांसफर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उपार्जित गुणों का असंचरण। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दूसरे चूहे मतलब पूरी पूंछ वाले एक चूहे की पूंछ काट दी, दूसरा पूरी पूंछ वाला पैदा हुआ, तो ये हेरिडिटी का कौन सा सिद्धांत है? तो आपको ध्यान रखना, नॉन ट्रांसमिशन थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स,
ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे मैंने आपको बताया है कि एक परिवार के सभी इंसान ये करते हैं, लेकिन एक बच्चे में वो गुण बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना गुण था, तो अपना गुण जरूरी नहीं है दूसरों के अंदर आए। ठीक है, हाँ, क्लियर। नेक्स्ट सेम थ्योरी, मतलब थोड़ी सी बदल दी। अगला जो सिद्धांत है इसने तो क्या नॉन ट्रांसमिशन बोला। बीजमैन क्या कहता है, ट्रांसमिशन नहीं होता उन गुणों का जो अर्जित होते हैं, उन गुणों का ट्रांसफर होता है जो मतलब हेरिडिटिकल होते हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो एक्वायर किए जाते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता। ये कहा किसने भाई? बीजमैन ने। तो थोड़े से दिन के बाद एक बंदा आता है जिसका नाम है लेमार्क। ठीक है, जिसका क्या नाम है? लेमार्क। लेमार्क कहता है ट्रांसमिशन थ्योरी, मतलब ये कहता है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो भी एक से दूसरे में क्या है भाई? चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो उपार्जित गुण होते हैं वो क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। देखो, चले जाते हैं नहीं चले जाते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि बीजमैन ने क्या बोला है, नहीं जाते तो बस नहीं जाते। लेमार्क ने क्या बोला है, जाते हैं तो मतलब जाते हैं, बस आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अभी बता देंगे लास्ट में तमन्ना आपका क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है कि जो आपके ट्रांसमिशन गुण होते हैं, जो आपके एक्वायर्ड गुण होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि एक जिराफ है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो उसके बच्चों की भी गर्दन लंबी हुई, तो ये कहता है कि जिराफ एक अलग पहचान है लंबी गर्दन के लिए, तो उसके बच्चों की गर्दन भी लंबी होगी। तो वो क्या कहता है भाई, जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, जैसे जिराफ की स्पेशल बात है कि गर्दन का लंबी होना, तो वो उसके बच्चों में भी चला गया। ठीक है, तो इसीलिए उपार्जित जो गुणों का संचरण सिद्धांत है वो किसने बोला भाई? लैमार्क ने बोला। ठीक है, उपार्जित गुणों का संचरण सिद्धांत है तो वो किसने बोला भाई? लैमार्क ने बोला। उसके हिसाब से क्या है कि गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपका कोई स्पेशल गुण होता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। आपको इतना डीप नहीं पूछेंगे, आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। अब अगला जो सिद्धांत है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जो सिद्धांत है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके द्वारा गिवन था? मेंडल के द्वारा। ठीक है, जो कि किसके द्वारा गिवन है भाई? मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा गिवन है? मेंडल के द्वारा। मेंडल को ये है आपका हेरिडिटी है, इसके फादर भी कहा जाता है भाई मेंडल को। तो वर्ण संकृता का सिद्धांत, इसका मेरे को इंग्लिश वर्जन ध्यान नहीं है क्या है। वर्ण संकृता का सिद्धांत मैं बता दूंगी, इसका इंग्लिश वर्जन आपको लास्ट में एक बार चेक करके। अभी के लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका इंग्लिश में क्या नाम है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ण संकृता का सिद्धांत, एक माता पिता से उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। ये क्या कहता है भाई? मतलब वर्ण संकृता का मतलब क्या है कि आप किसी भी पेरेंट से उत्पन्न हुए हो लेकिन आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो, बट इसको कुछ इंग्लिश में एडजेक्ट बोलते हैं, मैं लास्ट में बता दूंगी चेक करके। ठीक है ना, अभी के लिए पढ़ लो, अभी चेक करने लगी तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मैं आखिर में लिखवा के जाऊंगी इंग्लिश इसका बिल्कुल। हाँ, तो देखिए वर्ण संकरता का सिद्धांत, मतलब वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना वर्ण संकर औलाद पैदा हुई है, ऐसे बोलते नहीं है ना, वर्ण संकर औलाद पैदा हुई है, मतलब माँ बाप दोनों के गुण ले लेता कई बार बच्चा, या कई बार दोनों में से किसी के गुण नहीं लेता, कई बार आधे मम्मी के ले लेता आधे पापा के ले लेता है, तो इस तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ण संकर। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा है कि एक माता पिता से उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि उसने प्रयोग किया मटर के दानों पर, तो एक मटर के दाने जैसे थे, दूसरी मटर के दाने थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, थोड़े से मिक्स मैच भी हो सकते हैं, दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, तो इसने ये चीज बोला था। ठीक है ना, और सफेद जैसे काले चूहे थे तो उससे सफेद चूहे भी पैदा हो गए, काले चूहे भी पैदा हो गए, तो सफेद और काले मिक्स पैदा हो गए, तो इसको बोलते हैं वर्ण संकर औलाद। कहने का मतलब आधी क्वालिटी अपनी तरफ से आ जाए, आधी क्वालिटी मम्मी डैडी की आ जाए, तो वो चीज होती है वर्ण संकृता। किसी को इसका इंग्लिश वर्ड याद है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो वर्ण संकृता जैसे कि काले सफेद जो चूहे होते हैं, तो इस तरीके से जो चीज है जेनेटिक्स फादर, हाँ एग्जैक्टली इसका जो मैं वर्ड देख रही थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको भाई? मेंडल को। ठीक है, मेंडल को। इनहेरिटेंस थ्योरी शायद इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, इनहेरिटेंस थ्योरी, इनहेरिटेंस थ्योरी ऐसा कुछ करके इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, और रिंकी इफ यू आर श्योर देन ओके। ठीक है, डिफरेंशियल थ्योरी नहीं बोलते इसको, इनहेरिटेंस समथिंग यही है इसका सही, इनहेरिटेंस थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसका भाई?
हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको भाई? मेंडल को। तो इसका मतलब क्या है, आपके कुछ गुण बच्चे में आ सकते हैं, कुछ गुण बच्चे के आ सकते हैं। तो ये जो बच्चे का और आपका जो मिक्सचर पैदा होता है, इसको हम वर्ण संकर औलाद भी बोल देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सफेद चूहों से काले और सफेद दोनों मिक्स मैच, हाइब्रिड जिसको आजकल बोलते हैं ना, हाइब्रिड जो प्रजाति है, ये वो वाली प्रजाति है। ठीक है, हाँ। तो ये थे वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत। ठीक है, ये थे वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत, और ये हैं नियम। ठीक है, इसको हम सिद्धांतों में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये नियम है, बट हम इनको भी सिद्धांतों में ही पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेन जो थ्योरी है मैं अगेन इन शॉर्ट बता देती हूँ, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बता देती है कि बच्चे को कहाँ कैसा फील हो रहा है, चाहे तुम मेरे सामने ना हो। बट देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों की शक्ल देख के मुझे फील होता था कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं। और ऑनलाइन के अंदर क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते मुझे मेरा दिमाग कहता है कि बच्चे इस टॉपिक में क्या फील कर रहे हैं। मतलब इस टॉपिक में बच्चों को फील हो रहा है कि मैम एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करवा दो, बता दो ना फील हो रहा हो तो। ठीक है, इन शॉर्ट हमने आज क्या पढ़ा, हम आज बचा खुचा पार्ट पढ़ रहे हैं अपना हेरिडिटी वाले चैप्टर का, वंशानुक्रम और चाइल्ड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हेरिडिटी को शुरू किया है, उसके सिद्धांतों को शुरू किया है। तो उसमें 3 नियम है, समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन, जो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमने कुछ सिद्धांत इसके पढ़े हैं, जिसमें पहला है मतलब बीजमैन का सिद्धांत, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। लेकिन आगे बीजमैन कहता है कि नॉन ट्रांसमिशन होते हैं वो गुण जो हम खुद एक्वायर करते हैं। फिर आगे लेमार्क आके कहता है भाई जो एक्वायर किया जाता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। फिर मेंडल कहता है कि इनहेरिटेंस जो क्वालिटी होती है, बच्चा एकदम डिफरेंट फॉर्म में पैदा होता है, कई बार मम्मी पापा से हटके भी पैदा हो जाता है। मटर के दानों पर उसने प्रयोग किया था। लेमार्क ने जिराफ की लंबी गर्दन के ऊपर जो है कमेंट किया था। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। और एक दिया था प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री, जो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री जो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री, ये भी सिर्फ नाम याद रखना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री। एक और लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री, जैव संख्यायिकी सिद्धांत बोलते हैं इसको, जैव संख्यायिकी सिद्धांत। बस नाम याद करना तुम, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये दिया था किसने भाई? गाल्टन ने। ठीक है, जैव संख्यायिकी सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था भाई? ये सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। ठीक है, हाँ। तो गाल्टन क्या कहता है कि जरूरी नहीं है बच्चे में माता पिता के गुण आ जाए, बच्चे में दादा के भी गुण आ सकते हैं, नाना नानी के भी गुण आ सकते हैं, मतलब ये वाली पॉइंट। बाकी सब तो क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स के गुण बच्चे में, पेरेंट्स और बच्चे का कॉम्बिनेशन है, बाकी सबने जो बताया है। लेकिन ये कहता है कि भाई आपके दादा नाना के गुण भी आ सकते हैं। ठीक है, नाना के गुण बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो दादा नाना के ऊपर एक जो आपका एक कैटेगरी छोड़ के ऊपर चला गया, तो ये बात किसने कही थी? गाल्टन ने, कि पेरेंट्स से ऊपर भी जो जनरेशन होती है, जनरेशन टू जनरेशन, उनके भी गुण बच्चे के अंदर आ सकते हैं किसी भी तरीके से। मतलब जरूरी नहीं है पैटर्नल फैमिली के आए, मैटरनल फैमिली के गुण भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस बच गई थी, और कुछ जो बॉडी के भार वार थे वो बच गए थे। कुछ डेफिनेशंस हैं कि शैशवावस्था के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस बोली हैं, किशोर अवस्था के लिए कुछ डेफिनेशंस बोली हैं, और बाल्यावस्था के लिए कुछ डेफिनेशंस बोली हैं। तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। आप कहोगे मैम बोल देते हो लेकिन देते नहीं हो पीडीएफ। एक्चुअली ये पीडीएफ मेरे पहले फोन में होती थी और फोन से डिलीट हो चुकी है। अब ये इस बोर्ड के अंदर है, वो रस वाली पीडीएफ भी, और वो जो मैंने हिंदी क्लास में डालनी है वो इस बोर्ड में है। इस बोर्ड से मुझे क्लास में मतलब फोन में लेनी है, वो मुझे आती नहीं, बट मैं आज अभी ट्राई करूंगी देख के यूट्यूब से कि इस बोर्ड से मैं अपने फोन में पीडीएफ कैसे लूं। फिर ये तीनों पीडीएफ आज मैं अपने फोन में लेके तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल आज की डेट में 100%। अब कुछ है ना वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी है इस पीडीएफ में। अब ये चीज आज की क्लास की लिखने की नहीं थी ना, आपको पता मैं सब कुछ लिख के ही समझाती हूँ। तो जहां मुझे लगता है जो चीज जरूरी है उसको हम यूज करेंगे। अब कुछ है ना स्टेटमेंट है, अब इन स्टेटमेंट को क्या ही लिखूं मैं, देखो बस तुम्हें ये याद रखना है कि किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट बोली है। एक बार मैं शॉर्ट में ट्राई करती हूँ आपको लर्न करवाने की। शैशवावस्था को लेके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सबसे पहले है जीवन में पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रखता है। तो स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया स्टेटमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनको एज इट इज याद करना है। ये वो स्टेटमेंट है जो आज तक एग्जाम्स में आई हैं, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रखता है। तो आपको पता ही चल गया भाई, भावी जीवन की नींव रख रहा है। नींव तो शैशवावस्था का पॉइंट होता है, तो शैशवावस्था होगा। और ये जो पॉइंट बोला है, ये किसने बोला है भाई? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, ये किसने बोला है? सिगमंड फ्रायड ने। अगला आपको पता, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने बोली है बच्चे? वैलेंटाइन ने। ठीक है, ये मैंने लिखवा भी दी थी क्लास में। सीखने का आदर्श काल ये किसने बोली है? वैलेंटाइन ने। मैम हम लिख लेते हैं। अरे यार, ऐसे महान बच्चे मेरे को मिल गए ना तो जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे तो देखो कितने अच्छे कहते हैं, मैम टेंशन ना लो हम लिख लेते हैं इस क्लास को। लेकिन कुछ रात तक फोन करेंगे, पीडीएफ नहीं डाली, पीडीएफ नहीं डाली। फोन मत करना, मतलब मैं डाल दूंगी, मुझे याद है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरे को भी मानना है कि जो कंटेंट मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं वो साथ अटैच करूं ना। तो मैं पीडीएफ से पढ़ा, तभी तो मैं पीडीएफ से पढ़ाती नहीं। देखो, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता हर अवस्था में ज्यादा होती है। अब इनको मैं क्या बोर्ड पे लिखते रहती? शैशवावस्था में सीखने की सीमा हर अवस्था से ज्यादा होती है। वैसे तो सीखने की सीमा बाल्यावस्था में भी होती है, पर शैशवावस्था में बहुत होती है। तो ये बात वॉटसन ने कही थी। ठीक है, स्टेटमेंट है, पेपर में आ चुकी है, वही स्टेटमेंट यूज की है मैंने, जो DD+B में आई है, सुपर टेट में आई है, एस्टेट में आई है। तो याद कर लेना सारी की सारी। तो सीखने की सीमा तीव्र होती है, ये बात वॉटसन ने बोली थी। किसने बोली थी भाई? वॉटसन ने बोली थी। फिर है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। मतलब इसने क्या स्टेटमेंट बोली थी कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका जो आधा होता है वो 3 वर्ष तक हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गुड एनफ पे बोले थे। इन स्टेटमेंट को समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि व्यक्ति का भाई जितना मेंटल लेवल होगा 3 साल तक उसका तो आधा मेंटल लेवल बच्चों में हो जाता है। 3 साल तक वो इतने होशियार हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो गुड एनफ, तो ये क्या है? गुड एनफ ने दिया था, ये गुड एनफ ने दी थी ये स्टेटमेंट। मस्तिष्क को स्लेट कहा था जॉन लोक ने, टबुला रस वाला कॉन्सेप्ट है ना। और एक क्वेश्चन ये भी आया था पिछली बार पेपर में कि परचुनेट अवधि क्या होती है? परचुनेट अवधि क्या होती है? हर चीज नोट्स में लिखी मिले जरूरी नहीं है, मैं कुछ अपना ऐड करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा हाथों को कष्ट दे दिया करो। परचुनेट अवधि, परचुनेट अवधि का मतलब क्या होता है? जन्म से आधे घंटे का समय। ठीक है, तो ये याद रखना, जन्म से आधे घंटे का जो समय होता है उसको बोलते हैं परचुनेट अवधि। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखेंगे। अंशकालीन अवधि, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशकालीन अवधि, और इंग्लिश में है परचुनेट अवधि। ठीक है, इंग्लिश में है परचुनेट अवधि। क्लियर? तो ध्यान रखना ये। तो ये सारी स्टेटमेंट थी शैशवावस्था, उससे शैशवावस्था इनफेंसी वाली। ठीक है, इनफेंसी वाली। ज्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ो, मैं डाल दूंगी ये पीडीएफ, क्योंकि इसमें बहुत लिखा है और ये जरूरी है पीडीएफ, और आज ही डाल दूंगी, अभी बोर्ड से लेके। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। कुछ स्टेटमेंट है जो बाल्यावस्था के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो उन स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं हम कि वो कौन सी स्टेटमेंट है। मिथ्या परिपक्वता का काल, बताया था मैंने, फॉल्स मैच्योरिटी कहते हैं बाल्यावस्था को। तो ये स्टेटमेंट रॉस ने दी थी, ये 2 बार एस्टेट में आ चुका है। मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। एक बार क्वेश्चन आया था किसने कहा है, तो रास महोदय ने कहा है, याद रखेंगे। अगला है, व्यक्ति की बुनियादी मूल्य एवं आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित होते हैं, कि व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो बड़ी सीमा तक क्या होते हैं भाई? निरूपित होते हैं। तो ये बात किसने की थी? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। ठीक है, तीनों ने मिलकर ये डेफिनेशन दी थी कि जो व्यक्ति के बेसिक मूल्य होते हैं, मतलब जो मोरल वैल्यूज होते हैं, वो बड़ी सीमा तक उनको मतलब हम निरूपित कर सकते हैं, मतलब उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये किसने बोली थी? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था ब्लेयर जोन्स वाला, उसने ये डाला हुआ था कि व्यक्ति की बुनियादी मूल्य आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित होते हैं, मतलब व्यक्ति के जो वैल्यूज होते हैं वो काफी बड़ी एज तक बच्चे के अंदर मतलब एक तरह से दिखते हैं, निरूपित होना एक तरह से दिखते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। द्वंद शब्द हम जहां भी देखते हैं तो हम किशोर अवस्था लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब क्या है? आप एक दूसरे से जलते हो, बच्चे जलते हैं, मतलब एक दूसरे से जल जल के थोड़ा काम करते हैं, लड़ते रहते हैं, तो समाज के साथ साथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, प्रतिद्वंदात्मक, एक दूसरे के प्रति द्वंद रख के बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बात किलपैट्रिक ने बोली है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक काल, तो ये बात किसने बोली है बेटा? किलपैट्रिक ने बोली है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कॉल एवं ब्रूस ने बोला है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसने बोला है? कॉल एवं ब्रूस ने बोला है। ठीक है, कॉल एवं ब्रूस। आप सुनते जाओ, पीडीएफ आज के बाद अटैच हो जाएगी, फिर अपना लिख लेना और समझ लेना इसको।
ठीक है, अब सिर्फ सुनते जाओ। शायद कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बच्चे ने ना खेला हो, मतलब कोई भी ऐसा खेल नहीं है भाई जो 10 वर्ष के बच्चे ने ना खेला हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टैंग ने दी थी। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? स्टैंग। स्टैंग कहता है कि कोई ऐसा खेल नहीं है जो 10 वर्ष के बच्चे ने ना खेला हो। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एज होती है बाल्यावस्था। तो ये बात बोली है ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने। ठीक है, ये बात भी किसने बोली है? ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन ने। गोल्डन एज आपको पता है बाल्यावस्था को कहा जाता है। एंड ओनली फॉर दिस स्टेटमेंट आई एम सो सॉरी फॉर इंग्लिश मीडियम, क्योंकि सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट है तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकती है। शायद कोई खेल ना हो जो बच्चों ने ना खेला हो, तो देयर इज नो गेम दैट चिल्ड्रंस कांट प्ले विद इन 10 ईयर्स टिल 10 ईयर्स। तो ये एज इट इज है, आप इनको लर्न कर लेना, इतना तो थोड़ा सा चला लेना काम। ठीक है भाई, किशोर अवस्था का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था सबसे पहले वो स्टैनले हॉल ने किया था, ध्यान रखेंगे। किशोर अवस्था का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो स्टैनले हॉल ने किया था। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था बोला था किशोर अवस्था को, आपको पता है। ठीक है, त्वरित विकास की एडोलसेंस का जो विकास होता है वो बहुत तेज तेज होता है। तो ये सब बात किसने कही थी भाई? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? स्टैनले हॉल ने। कठिन काल, किशोर अवस्था को कठिन काल किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। ठीक है, किशोर अवस्था को कठिन काल किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। ठीक है, किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। संघर्ष या तूफान का काल? स्टैनले हॉल ने। बच्चा शिशु के समान फिर से समायोजन करने लग जाता है। बच्चे के मतलब जो एक अडोलसेंस वाला होता है वो एक बच्चे के समान फिर से कुछ ना कुछ समायोजन करने लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली है? ये स्टेटमेंट रॉस महोदय ने बोली है। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? रॉस महोदय ने बोली है ये स्टेटमेंट। परिवर्तन की अवस्था, अचानक परिवर्तन आते हैं, स्टैनले हॉल ने बोली है ये बात। ठीक है, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, बिल्कुल डीप मित्रता की अवस्था है, तो ये बात वैलेंटाइन ने बोली है। ठीक है, अपराध की प्रवृत्ति होती है किशोरों में, अपराधी होते हैं किशोर, ये बात भी वैलेंटाइन ने बोली है। कठिन काल किलपैट्रिक ने बोली है। किशोर बड़ों को बड़ी बाधा समझते हैं, मतलब जो किशोर हो जाते हैं वो अपने से जो बड़े होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर, उनको अपने रास्ते में बाधा सोचते हैं, मतलब कि भाई ये डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं हमारे रास्ते में। तो ये बात किसने बोली है? कॉल्सनिक ने बोली है। ठीक है, ये बात किसने बोली है? कॉल्सनिक ने बोली है। समाज सेवा का बहुत अच्छा काल होता है ये, तो ये बात किसने बोली है? रॉस ने। ठीक है, समाज सेवा का बहुत अच्छा काल होता है, तो ये बात किसने बोली है? रॉस ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी, आपको ये याद करनी है। मुझे पता ये स्पीड से बोली है मैंने, क्योंकि मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लिखने के लिए दूसरी स्पीड चाहिए। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ के वैसे बताई हैं स्टेटमेंट, आप इनको पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेना। अब जो किशोर अवस्था होती है उसके अंदर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, 3 ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जो किशोर अवस्था होती है बच्चे में, तो उसके अंदर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, मतलब खाने से संबंधित कुछ डिसऑर्डर होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं किशोर अवस्था में 3 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है अनोरोक्सिया नर्वोसा। सबसे पहला जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है वो होता है अनोरोक्सिया नर्वोसा। वो कौन सा होता है भाई? अनोरोक्सिया नर्वोसा। शारदा ये कल बताया था मैंने, इन्फेंसी। तो अनोरोक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है? अनोरोक्सिया नर्वोसा में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने अंदाज में बताऊंगी। अनोरोक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं ऑलरेडी वो सही वेट पे होती हैं, मतलब ऑलरेडी वो कम वेट पे होती हैं, बट वो ओवर स्टाइल मारती हैं कि जैसे ये नहीं करती लड़कियां, मतलब डाइटिंग करती रहती है कि कहीं वो मोटी ना हो जाए, मतलब वो बिल्कुल सही हैं और उनका वेट वेट बिल्कुल परफेक्ट है, स्टिल वो ओवर एक्टिंग करती है। नहीं 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 यार, ये इसमें इतनी कैलोरी है, ये मुझे नहीं खाना। ओ माय गॉड यार, ये ब्रेड ब्रेड यार मैं नहीं खाती यार, सैंडविच बर्गर पिज्जा, नो 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 नो, प्लीज 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 दूर ले जाओ, मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ये जो ऐसे ऐसे स्टाइल मारती है ना लड़कियां कि भाई हमारे आगे कुछ आने तो वही खा लेंगे, लेकिन जो ऐसे ऐसे करती है ना, मतलब जो सही होती हैं, सही होने के बावजूद भी मोटा होने के डर से जो लड़कियां नहीं खाती, जो डाइटिंग करती हैं मोटा होने के डर से, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं इसलिए मुझे खाना ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी डाइटिंग करूंगी। तो ये जो लड़कियां होती हैं ये होती हैं अनोरोक्सिया नर्वोसा से घर से। ठीक है, वजन सामान्य से कम होता है बट फिर भी खाने में कमी करती हैं, ये सोचती हैं कि मोटा हो गया तो मैं खाऊंगी, मतलब मैं खागी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ये जो सोचती हैं कि नहीं 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 मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये जो होती हैं, तो ये क्या होता है भाई?
ये होता है अनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो कहीं मोटा ना हो जाए इस डर से जो डाइटिंग करती हैं वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है बेटा अनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, वो चीज क्या होती है, अनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा कौन सा होता है, नॉर्मल वेट की लड़कियां होती हैं, बुलिमिया नर्वोसा वाली जो लड़कियां होती है वो नॉर्मल वेट की होती हैं और वो अपनी सही सही जिंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा खा लेती है। ठीक है, अब उनको ये लगता है यार कि वेरी गुड शाबाश, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम इतनी स्पीड में भी हमने लिख लिया। अब कुछ लड़कियां हैं जो नॉर्मल होती हैं, मतलब बिल्कुल सही नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो वैसे तो बैलेंस्ड खाती हैं बट कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेती हैं। अब जिस दिन उन्होंने ज्यादा खा लिया उनको लगता है यार आज तो मैंने बहुत खा लिया, यार आज आज में तो मेरा पेट इतना निकल गया, यार आज तो मैंने बहुत खा लिया। और फिर वो क्या करती हैं, यार मैंने इतना खा लिया आज तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज ज्यादा करूंगी मैं गोली ले लेती हूँ, मतलब मैं वो कर लेती हूँ कि मतलब वो ये सोचती है कि जैसे कई लड़कियां होती है यार इतना खा लिया मैं उल्टी करके इसको गिरा दूं, मैं कोई डाइटिंग पिल्स ले लूं ताकि आज जो मैंने खाया है वो बराबर हो जाए। तो ये जो होता है ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, मतलब खा तो लिया होता है बट खा के बड़ा दुखी होते हैं, उसको पचाने के लिए मतलब एक्सरसाइज करते हैं, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं इस डर से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा गोली लेने लग जाती हैं। तो ये जो चीज होती है, ठीक है, ये जो चीज होती है तो ये होती है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। तीसरा ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं बिंज डिसऑर्डर। ठीक है, बिंजिंग या बिंज डिसऑर्डर। ये कौन सा होता है भाई, बिंज डिसऑर्डर। आपने देखे हैं कुछ बट्टे ये लाला पहलवान जो मतलब जबरदस्त वाला। ठीक है, हाँ, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है बेसिकली लड़कियों में ही होती है, क्योंकि ओवर एक्टिंग की दुकान लड़कियां ही होती है। लड़के बेचारे कहाँ कभी देखा लड़कों को नौटंकी करते हुए, मतलब आप कहोगे यार मैडम कैसे हो आप, लड़की हो के हमेशा लड़कों की तारीफ क्यों करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जेंडर बायस से ग्रसित हूँ, मुझे लड़कियों से बेहद प्यार है, मतलब स्पेशली मेरी जो फीमेल स्टूडेंट है मुझे लगता है कि मेल स्टूडेंट की कंपैरिजन में वो सच में मुझे ज्यादा प्यार करती हैं, और मैं भी, लेकिन मैं दोनों को ही कर लेती हूँ, बट लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लड़की होने के नाते। तो लेकिन मैं वैसे रियलिटी बता रही हूँ कि जितने भी एक्टिंग करती मैंने देखी है ना लड़कियां देखी है, मतलब मैंने कोई लड़का नौटंकी करते नहीं देखा कि मैं पतला हो गया मैं मोटा हो गया मैंने ये खा लिया वो खा, कुछ भी नहीं। हाई लड़कियां तो इतना स्टाइल मारेंगी, मतलब मैं बहुत दुनिया को देखती हूँ, तो वो इतना जो स्टाइल बाजी ये लड़कियां ही करती है। तो ये डिसिंग ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली लड़कियों में ही होता है, किशोरियों में होता है, किशोरों में नहीं। ठीक है, किशोरियां जो छोकरियां हैं उनमें होता है ये। ठीक है, अब ये वाला कौन सा होता है, बीजिंग डिसऑर्डर। कुछ लड़कियां आपने देखी होंगी ओ भाई ये चले तो धरती हिल जाए, और वो फिर भी मतलब खाने से बाज नहीं आती। हाय मैं मार्केट, मेरे को लगता है यार मैं है ना हेल्दी हूँ, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बट जब फिर मैं मार्केट जाती हूँ ना मैं सोचती हूँ यार मेरे तो दो बच्चे हैं, जब मैं देखती हूँ ना यार वो 10वीं 12वीं की लड़की अनमैरिड, ओ भाई ये, और फिर वो लग रही है ठाड़ ठाड़ हाँ खाने पे भयंकर वाले तरीके से, फिर मेरे को उनको देख के लगता है यार हम तो बहुत सही है, फिर हम थोड़ा संतुष्ट रहते हैं, फिर मैं सोचती हूँ मैं भी खा लूँ भाई, इनका कुछ नहीं बिगड़ना तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो मतलब बीजिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, बीजिंग डिसऑर्डर में आप तब तक खाते हो जब तक कि आपके बस यूं हो जाए अब तो यार मेरे से चला नहीं जा रहा, बस अब मैं खाना बंद कर रही हूँ। मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं जब तक कि डॉक्टर की दुकान ना हो जाए, तब तक ओवर ईटिंग करते रहते हैं, वो बीजिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। जो देखे ना मोटे मोटे और खाते रहते हैं तो बीजिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। तो ये तीनों डिसऑर्डर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये डिसऑर्डर, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ और अवस्थाएं हैं, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही ये पूछते हैं गर्भावस्था ये फलाना ये कुछ नहीं जरूरत इनकी। ठीक है, हाँ, वह संधि काल ये वैसे याद रखना, प्यूबरिटी जो पीरियड होता है वह संधि काल, जब आप चाइल्डहुड से अडोलसेंस में जाते हैं तो इसको आप प्यूबरिटी पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना, तो वह संधि काल, तो ये वैसे क्वेश्चन याद रखना, वह संधि काल कौन सा होता है, जब चाइल्डहुड से आप किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं तो ये वह संधि काल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वह संधि काल होता है। ठीक है, अब लड़कियां ये मत सोचना भाई मुझे वैसे भी ज्यादा प्यार लड़कियों से ही है, रियलिटी है ये, और मुझे भी ज्यादा लड़कियां ही पसंद करती हैं, क्योंकि मेरे जितने भी कांटेक्ट में है ज्यादातर लड़कियां ही रहती हैं, लड़के भी रहते हैं ऐसा नहीं है, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं। तो ये करने की जरूरत नहीं है, रोस ने ये बोला था, कॉल्सनिक ने ये बोला था, ये तो मैंने वैसे ही स्कैन कर दिया, किसी को ज्यादा पढ़ाकू बन रहा है तो पढ़ लेना, ना तो जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मिनट के लिए मैं लिखवा देती हूँ, इसको लिख लीजिए बच्चे।
एक आपके क्वेश्चन वेट से आ जाता है कि किस उम्र में कितना वजन होता है, शरीर का कितना होता है, सिर का कितना होता है, मतलब हार्ट बीट कितनी होती है। तो एक ये वाला और लिख लो, ठीक है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस। तो सबसे पहले हार्ट बीट्स की बात कर लेते हैं। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट्स, हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, हृदय की धड़कन। तो आपको पता है जब बच्चा छोटा सा होता है, मतलब जब इन्फेंसी में बच्चा होता है, तो आप अभी कभी है ना अपने छोटे से बच्चे को सोता हुआ देखना, मतलब आई हैव ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मतलब बच्चा ऐसे से करता है, आपने देखा होगा ना, बच्चा ऐसे, उसका ना दिल ऐसे से उछलता रहता है, उछलता रहता है, हमें लगता है यार ये कितना तेज तेज सांस ले रहा है। ठीक है, एक लड़की आती थी मेरे पास पढ़ने, मतलब मैं सैल्यूट करूंगी उसको कि उसका डेडिकेशन, वो प्रेगनेंसी में मेरे पास पढ़ने आती थी। वैसे मैं किसी बच्चे को स्पेशल टाइम नहीं देती हूँ, बट उनसे काफी पुराना लिंकअप है, उसकी भाभी बहन सब मुझसे पढ़ के टीचर लगे हुए हैं। तो बस उनके वो शादी होके उस घर में आई है, मतलब तो उसकी भाभी क्या बोलते हैं, ननंद वनंद सब मतलब टीचर लग चुके हैं मुझसे पढ़ के ऑफलाइन में, फिर ऑनलाइन तो नहीं ऑफलाइन में। और वो नई नई शादी होके आई है, तो उसकी नंदों ने कहा कि तू पढ़ेगी तो इन्हीं से पढ़ेगी, मतलब निशा मैम से ही पढ़ना और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इनसे पढ़ के टीचर लग चुके हैं। तो मतलब पर्सनली उनके ससुर आते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आधा घंटा दे दो मैडम, 1 घंटा दे दो। तो मतलब मैं उसको पढ़ा देती हूँ, और उसके पास ये बैच भी है, शायद वीडियो भी देख रही होगी, है ना कुसुम। वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी तेरे बारे में, तब बताती जब नौकरी लग जाती, बट वो बच्चे की बात पे आ गई। तो क्या है कि उसके पास बैच भी है, सब कुछ है, बट मैं कहती हूँ अंकल बैच है तो सही। वो कहते हैं नहीं मैम आप 15 मिनट दे दो। आपके मुंह से सुन के ना बड़ी तसल्ली मिलती है, और मेरी इसके सारे पेपर पास हो जाते हैं। तो उसका पिछली बार उसे पीजीटी का करा, पीजीटी पास हो गया, DT+ भी उसका लगभग पास ही है। अब की बार उसका जो टीजीटी साइंस है वो 1 नंबर से रह गया था पिछली बार, पीआरटी हो गया था, पीजीटी हो गया था, डीएसएस भी हो गया था। तो वो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रही है। तो मैं वैसे बता रही हूँ कि पहले वो प्रेगनेंसी में आती थी मेरे पास, 8वां 9वां महीना था, अब उसके बेबी हो गया, तो मतलब अब उसके बच्चा हो गया, तो वो छोटा सा बच्चा है, उसको भी लेके आ जाती है वो साथ। तो आज मैंने उसी को देखा तो मुझे याद आ गई। तो वो जैसे साइड में लेटा रहता है, वो आधा घंटा 1 घंटा बेचारी पढ़ के चली जाती है, पास ही घर है इसलिए आ जाती है। तो वो ऐसे 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 धड़क रहा है, तो मतलब उसको देख के ऐसा लगा यार इतना फास्ट धड़क रहा है क्या। तो बच्चे का दिल बहुत जल्दी धड़कता है, और अब वो टीचर भी बहुत जल्द लगेगी, फिर आपको यहाँ मिलवाया जाएगा उस लड़की से कि कैसे वो बच्चे के साथ आती थी, पढ़ती थी। ठीक है, हाँ। और मैंने कहा अंकल गिनती के 7 दिन दूंगी, 8वां दिन नहीं दूंगी, जो पढ़ना है पढ़वा ले जाओ, नहीं तो आगे से कभी हाँ नहीं भरूंगी। बट वो अंकल भाई इतनी बार कह देते हैं, फिर मुझे लगता है यार कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। तो हार्ट बीट्स बच्चे की ज्यादा होती हैं, तो हार्ट बीट बच्चे की 120 से 140 होती हैं, ध्यान रखेंगे। इन्फेंसी में जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो 120 से 140 होती है बच्चे, मतलब 1 मिनट में बच्चे का दिल 140 बार ऐसे धड़कता रहता है। ठीक है, और जो बाल्यावस्था होता है उसमें लगभग 100 से 85, 100 से 80 तक दिल धड़कता है। ठीक है, और जो किशोर होता है आपको पता, उसकी धड़कन तो 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, उसकी धड़कन 1 मिनट में क्या होती है भाई, 72 बार होती है। ठीक है, फिर आता है भार, फिर आता है क्या, भार। भार मतलब उसका वेट, भार मतलब उसका वेट, उसका वेट मतलब जो इन्फेंसी वाला होता है उसका 7 पाउंड के आसपास होता है एवरेज वेट। एवरेज की बात कर रही हूं मैं, एवरेज 7 पाउंड होता है। लड़कियों में मतलब 7.15 होता है, लड़कों में आप कह सकते हो, लड़कियों में मतलब 7.10 के आसपास होता है, लड़कों में 7.15 के आसपास, बट एवरेज ही पूछा जाता है। 7 है, लेकिन अलग अलग पूछ ले, लड़कियों में कितना, लड़कों में कितना। ठीक है, तो लड़कियों में 7.10-11 के आसपास होता है, लड़कों में 7.15 के आसपास होता है पौंड। ठीक है, ये वेट होता है। और बाल्यावस्था में ये 8 और 9 पौंड के अराउंड हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में 8 और 9 पौंड के अराउंड हो जाता है। और किशोर अवस्था में जो ये वेट है ये नियर अबाउट 25 पौंड के आसपास हो जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था में ये जो वेट है ये नियर अबाउट 25 पौंड के आसपास हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सिर। सिर का जो भार होता है वो किस एज में कितना होता है, मतलब जो बच्चे के सिर का भार होता है वो किस एज में कितना होता है, जो मस्तिष्क का भार होता है। तो शिशुओं का जो मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 260 ग्राम, 260 ग्राम। ठीक है, शिशुओं में जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी होती है, तो उनमें जो मस्तिष्क का भार होता है वो 260 ग्राम होता है। फिर देखो, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था के अंत तक आते आते बच्चे का जितना सिर विकसित होना होता है ना, उसके अंदर का खजाना बाद में विकसित होता है, पर जो सिर का स्ट्रक्चर जितना विकसित हो जाता है ना बेटा, वो किशोर अवस्था तक आते आते बच्चे का, मतलब बाल्यावस्था के एंड तक आते आते 9 साल के बच्चे का पूरा सिर विकसित हो जाता है। तो आप ये देखो कि इन्फेंसी में बच्चे का जो सिर का भार होता है ना वो
260 ग्राम होता है, सिर्फ 260 ग्राम। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो 200 के आगे एक और लगा दो, मतलब 260 के आगे एक और लगा दो, उसका भार 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है। उसका भार 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है, ठीक है ना, कितना, 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है। और जब किशोर अवस्था में आता है तो उसका भार लगभग 1350, सही डाटा है 1350, बट अब की बार पेपर में आया था तो ऑप्शन में 1350 नहीं आया था, 1400 आया था, तो 1400 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 1350 सही डाटा 1350 है, 1350 नहीं आए ऑप्शन में तो 1400 आया था। जैसे पिछली बार ये पेपर आया था कि किशोरों के जो सिर का भार है वो कितना होता है, तो ऑप्शन था 1200 से 14 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखना 1200 से 1400 ग्राम किशोरों का भार होता है। 1250 से ऊपर टपते ही समझ लेना किशोर अवस्था में आ गया है, ठीक है। तो 1250 से लेके, मतलब 1350 से लेके 1400 ग्राम तक जो भार होता है वो किशोरों के सिर का होता है, ठीक है भाई। बाकी खास क्या होता है, हड्डियां आपको पता है, हड्डियां यदि नवजात शिशु की हड्डियां पूछे आपसे ये क्वेश्चन याद रखना, नवजात शिशु की हड्डियां पूछे तो 270 होती हैं, 270 पक्का पक्का याद रखना इस क्वेश्चन को। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि नवजात शिशु की हड्डियां कितनी होती हैं, तो नवजात शिशु की हड्डियां 270 होती हैं, कितनी होती हैं, 270 होती हैं। फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसकी हड्डी लगभग 350 हो जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था में आता है बच्चा तो उसकी हड्डियां लगभग जुड़ जाड़ के 350 हो जाती है, उसकी लड़िया मतलब हड्डियां जुड़ जाड़ के तुड़ ताड़ के 350 हो जाती हैं हड्डियां, ठीक है। और जब वो किशोर अवस्था में आता है तो हड्डियां आप सबको पता है भाई कितनी हो जाती हैं, एक वयस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है, ठीक है। एक वयस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है वो क्या होती है, 206 होती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। दांत आपको पता ही है, दांत किशोरों में तो याद करने की जरूरत नहीं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। किशोरों में तो याद करने की जरूरत नहीं है, 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत होते हैं भाई किसके अंदर, किशोरों के अंदर, जिसमें आपका जो अक्ल जाड़ होती है, जिसको प्रज्ञा प्रज्ञा दांत बोलते हो, अक्ल वाली जो जाड़ होती है, प्रज्ञा दांत अक्ल जाड़, तो आपको सबको पता है वो अक्ल वाली जो जाड़ होती है वो किशोरों में होती है। तो किशोरों में तो 32 दांत होते हैं, छोटे बच्चे में 20 दांत होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था में 20 दांत होते हैं, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें 28 के आसपास दांत होते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में 20 दांत होते हैं, बाल्यावस्था में 28 के आसपास दांत होते हैं, और जो किशोर अवस्था होती है उसके अंदर 32 दांत हो जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट सुनते चले जाओ, मांसपेशियों का भार आपसे पूछे कि मांसपेशियां कितनी होती हैं, मैं लिख के अच्छे तरीके से उसको भी ऐड कर दूंगी, मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो मांसपेशियां जो भार होता है इन्फेंसी में तो 23% के आसपास होता है मांसपेशियों का भार, इन्फेंसी जो अवस्था है उसमें 23% के आसपास होता है, और बाल्यावस्था में 27% के आसपास, और किशोर अवस्था में 45%। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी जो कुल बॉडी का वेट है उसका लगभग 23% जो है मांसपेशियां होती है आपके अंदर शैशवावस्था में, लगभग 27% मांसपेशियां होती है बाल्यावस्था में, लगभग 40-45% मांसपेशियां होती है किशोर अवस्था में, ठीक है। मांसपेशियों को इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मांसपेशियों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। मेन ये हार्ट बीट याद रखना, क्या ही लिखना इसका, हार्ट बीट याद रखना, और ये भार याद रखना 7 पौंड 8 से 9 पौंड 25 पौंड, और ये सिर का भार याद रखना 260 ग्राम 1260 और 1350 से 1400, और साथ में ये हार्ट बीट या फिर ये हड्डियों की संख्या याद कर लेना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज आई होप जो चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर है, अरे कोई बात नहीं सर 2 मिनट तो राधे राधे ही करेंगे, राधे राधे बच्चों कैसे हो, आ गए तुम, तो कोई बात नहीं 2 मिनट बाद भाग जाना तो ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है, काफी क्या, चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपका, तो आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड होप सो गाइस आपको ये चैप्टर सही समझ आया है, और मैंने अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट ट्राई करती हूँ। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, पढ़ लो हरियाणा जीके, मिलेंगे कल किसी तड़कती भड़कती बढ़िया नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।